अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा सा नावल लेके आई हूँ और उम्मीद की जा सकती है कि आप लोगों को ये नावल पसंद आएगा। तो जैसा भी है ये तो पढ़ के ही पता चलेगा और राइटर नेम, नावल नेम आप लोगों को लास्ट में पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम बिना वक्त ज़ाये से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डेथ डेथ डेथ। ये एक अंडरग्राउंड क्लब का मंजर था जहां हर तरफ डेथ नाम की चीखों पुकार मची हुई थी। बाहर से बंजर दिखने वाली ये हवेली अपने अंदर एक पूरा जहान समेटे हुई थी। हर इस अंडरग्राउंड हॉल को के एक कोने में बार बना हुआ था, दूसरे कोने में सोफे पे लगे हुए और एक जानिब डांस फ्लोर बना हुआ था। हॉल के बीचों बीच बॉक्सिंग रिंग बना हुआ था, जबकि इर्द गिर्द नीम बरहना औरतें शराब में धुत मर्द खड़े इसका नाम पर चला रहे थे और रिंग में खड़ी डेथ अपने मुखालिफ आदमी को मौत के घाट उतारने को तैयार थी। इससे पहले कि वो शख्स मर जाता, टाइम ओवर हो गया था। बहराम जक्सवान अंडरग्राउंड MMS फाइट्स में डेथ के नाम से जाना जाता था। 6.2 फुट निकलता कद, सफ़ेद रंग का चौड़ा मजबूत वर्जिशी जिस्म, स्याह सिल्की स्याह बाल जो कभी सर पर जमाए होते तो कभी माथे पर पड़े होते और गाल पर पड़ने वाला डिम्पल। गर्ल्स क्या लड़कियां इसकी दीवानी थी। बहराम रिंग से जैसे ही नीचे उतरा तो लड़कियों का एक हजूम इसकी तरफ बढ़ा था। सबको पीछे धकेल कर वो बाहर काउंटर पर आ गया था। 2 गिलास शराब के चढ़ाकर वो लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर अपने कमरे में आया था। मुंह से रुमाल उतारकर बेड पर फेंका और शर्ट उतारकर सोफे पर फेंकी। फिर वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा होकर शावर खोल दिया। पानी की तेज पहुंचाने से भिगोर दिया था। बहराम ने अपनी सुर्ख आंखों को बंद करके अपने अंदर सुकून उतारना चाहा, लेकिन ऐसा लगता था कि दुनिया से सुकून ही खत्म हो गया है। बुआ, आप जाएं और जाकर मेरे लिए लजानिया बना कर लाएं, और अयाज तुम मेरे लिए बाहर से अच्छे अच्छे फूल जमा करके लाओ, और सारा तुम मेरे कमरे की अच्छी से सफाई करो, और सफ्तर तुम मुझे पानी का गिलास ला दो, और पहले मुझे ये रिमोट पकड़ाओ। अब जाओ भी, अब जल्दी से जल्दी अपने काम निपटा कर आओ। तमाम नौकरों की मलाइका से शामत आई हुई थी, जो इस वक्त फिटिंग वाले ट्राउज़र शर्ट में मलबूस थी। बहराम घर पर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से मलाइका को खुली छूट मिली हुई थी। मलाइका और बहराम दोनों बहन भाई थे। बहराम की तरह ही मलाइका भी नहायत खूबसूरत थी। लंबा कद, खूबसूरत जिस्म, लंबे कमर से नीचे आते स्याह बाल, तीखी नाक, खूबसूरत इस कदर थी कि किसी भी मर्द को अपना दीवाना बना सकती थी। मैम, ये आपके फूल। मैम, आपके कमरे की सफाई हो गई है। बेटी, आपका लजानिया। तकरीबन आधे घंटे में तमाम मुलाजमीन ने अपना काम पूरा कर लिया था। ओके ठीक है, ये सब यहाँ रखो, जाओ, और अब कोई मुझे परेशान ना करे। तमाम मुलाजमीन जान छूटने पर वहाँ से फ़ौरन गायब हुए थे। इससे कबल के इनकी मैडम का मूड बदल जाता और इन सब की फिर से शामत आ जानी थी। मलाइका ने लजानिया का प्याला उठाकर गोद में रखकर खाना शुरू किया। फूलों के गुलदस्ते से उठती खुशबू निहायत दिलफरेब मालूम हो रही थी। टीवी पर दिलबर गाना चल रहा था। पूरे घर में गाने की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन वो हर चीज़ से बेनियाज खाने में मगन थी। तकरीबन 15 मिनट में वो पूरा प्याला चट कर गई थी। फिर पानी का गिलास उठाकर पानी पिया और टेबल पर बिल्कुल कोने में ऐसी जगह पर रखा कि जहाँ इसको हल्का सा झटका लगता था और वो ज़मीन बोस हो जाता। मलाइका, गाने की आवाज़ को बहराम की तार ने चीरा था। मलाइका ने फ़ौरन अपना सर उठाकर सामने टीवी को देखा, जिस पर गाने का एक निहायत ही बोल्ड स्टेप चल रहा था। वो बेइख्तियार हड़बड़ाकर खड़ी हुई थी और शीशे का प्याला ज़मीन बोस हुआ था। इसने सटपटाकर साइड पर हुई और साइड टेबल पर रखा पानी का गिलास और फूलों का वास ज़मीन बोस हो गया। उप्स! मलाइका ने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखकर बहराम को देखा, जिसने गुस्से से इसे घूरा था। सॉरी, गलती से हो गया। मलाइका मनमनाई तो बहराम नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया, क्योंकि इस वक्त मलाइका से बहस व मुबासा करना मतलब अपने सर दर्द को बढ़ाना था, और वो कम अज़ कम इस वक्त तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था। बीबी जी, आपके कॉलेज का वक्त हो गया और आपकी अम्मा साईं आपको नाश्ते के लिए बुला रही हैं। सकीना बुआ ने बरसा के कमरे में आकर बड़ी बेगम का पैगाम पहुंचाया था। बड़े साइज़ का कमरा, जिसके बीचों बीच में किंग साइज़ बेड था, जिस पर सफ़ेद और गुलाब रंग की चादर बिछी हुई थी। बेड के बराबर में दीवार घेर खिड़की, जिस पर सफ़ेद और गुलाबी रंग के ही पर्दे डाले हुए थे। खिड़की के बराबर में स्टडी टेबल, जिस पर फेरी टेल बुक्स खूबसूरती से सजी हुई थी। बेड के सामने वाली दीवार में दरमियान में LED और इसके नीचे सफ़ेद और गुलाबी रंग का 3 सीटर सोफ़ा रखा हुआ था, और इसके आगे शीशे की टेबल। LED के एक जानिब ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा था और दूसरी जानिब बाहर का। तीसरी दीवार पर छोटे बड़े शेल्फ लगे हुए थे, जिस पर हर रंग और हर तरह के टेडी बियर रखे हुए थे। बेड पर लेटे वजूद के दाएं बाएं भी टेडी बियर्स ही पड़े हुए थे। टांगों पर कंबल डाले
ढीले ढाले नाइट सूट, ट्राउज़र, टी-शर्ट में मलबूस से कोई गुड़िया ही मालूम हो रही थी। कंधों तक आते 2 पौनियाँ बने बाल में जो आगे से फ्रेंच कट की सूरत में माथे पर पड़े हुए थे। बड़ी-बड़ी आँखें जो इस वक़्त नींद के मज़े लेने में मसरूफ़ थी। छोटी-सी नाक, गुलाबी नाक, फूले-फूले गुलाबी गाल, मोटे-मोटे सुर्ख होंठ और छोटे-छोटे हाथ-पाँव गर्ज़ वो वाक़ई एक छोटी-सी गुड़िया ही थी। छोटे सरदार बीबी जी उठ नहीं रहीं। बरसा के ना उठने पर सकीना बुआ ने अली अफ़ान को ख़बर की थी। अच्छा, आप नाश्ता का इंतज़ाम करें, मैं देखता हूँ। अली अफ़ान ये कहकर बरसा के रूम की तरफ बढ़ा था। बरसा, उठ जाएँ, आपके कॉलेज का टाइम हो रहा है। अम्मा साईं भी आपको नाश्ते पर याद फरमा रही हैं। उठ भी जाएँ अब गुड़िया। और ये तो रोज़ का मामूल था कि जब तक वो अपनी गुड़िया को खुद ना उठाता वो नहीं उठती थी। उठ रहे हैं ना भैया, मैं नीचे जा रहा हूँ, आप जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाएँ। अली फ़ान के जाने के बाद बरसा उठी और ज़ोरदार अंगड़ाई ली, जिससे इसके जिस्म के सारे नशीब-अफ़राज़ वाज़ेह हुए थे। फिर जल्दी से उठकर वॉशरूम गई थी। फ्रेश होकर कपड़े चेंज किए, सफ़ेद चिकन की शर्ट कमीज़ और साथ गुलाबी रंग की पटियाला शलवार और गुलाबी ही रेशमी दुपट्टा फिर ब्रश और कंघा उठाया और नीचे भागी थी। भैया, हम आगे आकर अली अफ़ान से माथे पर प्यार लिया और अम्मा साई के पास आई। अम्मा साई, हमारे बाल बना दे। लो देखो ज़रा, इतनी बड़ी घोड़ी की तरह होती जा रही है लेकिन अभी तक बाल बनाने नहीं आते। भैया, अम्मा साईं, भैया आप मेरी गुड़िया को ना डांटा करें। बरसा के मुंह बनाने पर अफ़ान ने इन्हें कहा था, लो भला बताओ ज़रा, अगर मैं इसको ना डांटूँ तो ये तो गई काम से। अच्छा ना अम्मा साईं, नाराज़ नहीं हो, आइए हम चलकर नाश्ता करते हैं, फिर कॉलेज भी जाना है इसने। आ जाएं भैया। वो तीनों खाने के टेबल की तरफ बढ़े जहाँ सरदार जी, बड़े साईं और छोटे साईं बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। अली अफ़ान ने बरसा को कॉलेज के आगे उतारा था और डरी सहमी कॉलेज के गेट पर खड़ी थी। जानती थी कि अंदर इसके साथ क्या होने वाला है। वो अली अफ़ान को हाथ हिलाकर अंदर दाखिल हुई थी। आहा, देखो आ गई बेबी, चलो आ जाओ। अंदर दाखिल होते ही निम्रा और इसकी दोस्तों की आवाज़ इसके कानों में पड़ी और इसने डरकर आंखें मीची थी। बेबी, आज तुम अपने दम छलों को नहीं लाई। निम्रा का इशारा इसके गार्ड्स की तरफ था, जिनका बरसा ने इन्हें लोगों के डर से अली अफ़ान को मना करवा दिया था। और काफ़ी रोने धोने और नसीहतों के बाद आखिरकार वो तैयार हो गया। हमें क्लास में जाना है, रास्ता दे दें प्लीज़, बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को रोकते हुए इसने कहा था। अरे निम्रा, देखो बच्ची रो रही है, चलो छोड़ो, जाने दो। वो तीनों साइड पर हो गई थी तो हैरान होते हुए जल्दी से आगे बढ़ी, लेकिन निम्रा ने इसकी टांगों में पाँव उड़ा दिए, जिससे वो पूरी तरह लड़खड़ाई लेकिन गिरने से बच गई। पीछे वो तीनों हंसने लगी थी। वो तेज़ से आंसू बहाती क्लास की तरफ भागी, सबसे लास्ट बेंच पर जाकर बैठ कर अपने आंसू पोंछे। सब ने इसके रोने को नज़रअंदाज किया क्योंकि तकरीबन वो रोज़ ही रोती हुई आती थी। गुड मॉर्निंग क्लास, मैम सुधरा ने क्लास में आकर अटेंडेंस लेना शुरू की थी। लड़कियों, आज आपका सरप्राइज टेस्ट है, अपने अपने पेपर्स निकाल लें सब। ओ नो नो मिस, मुख्तलिफ आवाज़ें क्लास में बुलंद हुई थी। नो एक्सक्यूज़ क्लास, मैंने आपको एक वीक पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि इस वीक सरप्राइज टेस्ट होगा, तो आप लोगों को तैयारी रखनी चाहिए थी ना। बरसा ने जल्दी जल्दी पेपर निकाला और टेस्ट लिखना शुरू किया। वो जानती थी कि अभी पीछे से इसके नाम की पुकार पढ़ना शुरू हो जाएगी। बरसा, सायरा ने पेपर पूछने के लिए पीछे से बरसा को पुकारा, लेकिन वो अनसुना किए बैठी हुई थी। ओके क्लास, आपका टाइम ओवर हो गया, जल्दी जल्दी अपने पेपर जमा करवाना शुरू करें। बरसा तो फ़ौरन अपना पर्चा जमा करा दिया था, लेकिन पास लड़कियों से मिस को खींचना पड़ा था। सारा आप दे भी दे, मिस ने बेजारी से कहा था। मिस बस 2 मिनट, आप पूरे टाइम तो खाली पेपर लिए बैठी रही थी और ख़त्म होते वक्त आपको पूरा पेपर याद आ जाता है। मिस बस हो गया है। सारा ने अपने पेपर जमा करवाए थे। मिस के क्लास से निकलने के बाद इसने पीछे से बरसा की चोटी खींची थी। आप बरसा करा गई थी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सारा ने गुस्से से इसकी चोटी को झटका था। वो हमारे बाल छोड़े प्लीज़, अगर हम आपको बताते तो मिस हमारा पेपर भी ले लेती और हमें भी क्लास से बाहर निकाल देती। बरसा ने बढ़ाई हुई आवाज़ में कहा था। आई बड़ी मलिका साहबा, जैसे बस तुम ही तो पढ़ती और हम तो यहाँ जग मारने के लिए आते हैं ना। वो बरसा की चोटी को झटका देकर बाहर निकल गई। बरसा भी जल्दी से अपना सामान लेकर बाहर आ गई थी। अब इसका पूरा दिन ऐसा ही गुजरना था। इसकी आँख खुली, घड़ी देखी तो 7 बज रहे थे और जल्दी से उठ बैठी। बहराम के आने का वक्त हो गया था और इसे आज बहराम को जूस बनाकर देना था। वो उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बड़ी। पर्पल कलर की नेट की नाइटी में इसके जिस्म की सारी रेनियाँ वाज़ेह हो रही थी। मलाइका को अच्छे से याद था, वो एक दफ़ा जल्दी में इसी हालत में कमरे से बाहर निकल गई थी और फिर बहराम ने जो इसकी डांट पिलाई थी, 1 घंटा लगा था इसे वो डांट सुनने में।
और फिर इस बहराम ने इसे बाहर सर्दी में 1 घंटा खड़ा किया था। चलो भई तुम सबसे पहले बाहर निकलो, आज मैं जूस बनाऊँगी। मैम हम मास्टर चाहते हैं लेकिन आपको किचन में आने की इजाज़त नहीं है। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे रोकती हो मुझे। हटो सामने से। मैम प्लीज़ हमें सर हमें डाँटेंगे, मेरी बला से डाँटते हैं तो डाँटे। मलाइका ने सारा को हल्का सा धक्का दिया था जिससे वो पीछे को लड़खड़ाई और पीछे टेबल पर रखे अंडे ज़मीन बोस हुए। वो पूरी ज़मीन पर अंडों की जर्दी और सफ़ेदी सब फैल गई थी। उप्स, चलो कोई बात नहीं, तुम ये जल्दी से साफ़ करो, तब तक मैं जूस बनाती हूँ। ये कहकर वो चपाक से अंडों पर पाँव रखकर आगे बढ़ गई थी और सारा पीछे से अपना सर पकड़ कर रह गई। मलाइका ने काउंटर पर आकर कैबिनेट से गिलास निकाला और दरवाज़ा खुला छोड़कर बास्केट से किन्नों उठा लिए। किन्नों छिलकर छिलके इधर उछालने लगी और आधे किन्नों स्लैब और आधे ग्लास में निचोड़ लिए। फिर स्पीड से चीनी लेने आगे बढ़ी तो कैबिनेट का खुला दरवाज़ा ठा करके सर पर लगा। ज़ोरदार चीख के साथ इसे अपना सर पकड़ लिया था लेकिन हार फिर भी नहीं मानी। कैबिनेट का दरवाज़ा बंद करके आगे बढ़ी कि चीनी की जगह नमक उठाकर 2 चम्मच ग्लास में ठीक से ढक से डाल दिए। जल्दी जल्दी हिलाकर ग्लास उठाया कर ये जा वो जा, और पीछे सारा इसे बेबसी से देखती रह गई थी। मेरे प्यारे भैया देखिए मैं क्या लाई हूँ। वो उछलती कूदती बहराम के पास आई जो भी जॉगिंग से आया था और अब एक्सरसाइज का इरादा रखता था। बहराम ने बेजारी से मुड़कर मलाइका को देखा जो यकीनन फिर कोई उल्टा काम करके अब जोशो खरोश से इसके सामने खड़ी थी। ये ले मैंने अपने प्यारे प्यारे हाथों से आपके लिए जूस बनाया है, आप इसको पिएं और फिर मेरी तारीफ़ करें। अव्वल तो ये कि बहुत शुक्रिया मलाइका, मगर मुझे ये नहीं पीना, तुमने फिर कोई गलती की होगी। और दूसरी बात ये कि जब मैंने मना किया था तो फिर तुम्हें किचन में घुसने किसने दिया? नहीं ना, मैंने इस बार कोई गलती नहीं की, आप पीकर तो देखें। मलाइका ने रोनी सूरत बनाई थी। अच्छा लाओ। जूस का गिलास मलाइका से लेकर इसने मुँह से लगाया और बमुश्किल एक घूंट हलक से उतार कर टेबल पर पटका था। मलाइका मैं किसी दिन तुम्हारा गला दबा दूंगा। वो गुस्से से कराया था। ओप्स, क्या फिर से कोई गलती होगी? मलाइका ने आंखें टपटपा कर मासूमियत से पूछा। तुम अब मेरे पीछे मत आना। बहराम गुस्से से कहकर एक्सरसाइज रूम की तरफ बढ़ा था। भैया मुझे भी एक्सरसाइज करनी है। मलाइका जिम में दाखिल होकर हैंगिंग रॉड से लटक कर झूला लेने लगी थी। रॉड का शायद कोई नट वगैरह ढीला था या क्या, ऊपर से इतना वजन डालकर झूला, नतीजन मलाइका रॉड समेत धराम से ज़मीन पहुंच हुई थी। हाय अम्मा मेरी कमर, हाय मैं मर गई, हाय भैया मुझे बचा लो। बहराम मलाइका की थाइयों को नज़रअंदाज करके एक्सरसाइज करने लगा था क्योंकि ये तो तकरीबन रोज़ का ही मामूल था। लेकिन एक बात ज़रूर थी कि मलाइका के दम से ही इसकी ज़िंदगी में रौनक थी, वरना तो वो शायद कब की अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर चुका होता। बरसा को कॉलेज छोड़कर इसने अपनी लैंड क्रूज़र कंपनी के बाहर पार्क की थी और ख़ुद बाहर निकल आया था। कंपनी में अंदर आया तो रिसेप्शनिस्ट ने खड़े होकर सलाम किया और वो सर को खम से जवाब देकर आगे बढ़ गया था। रिसेप्शनिस्ट ने बड़ी हसरत से इसे देखा था। 6.2 कद का हामिल था वो। फिट जिस्म, खूबसूरत सफ़ेद रंग से आंखें, खड़ी नाक, बड़े बड़े होंठ और हल्की हल्की शेप। वो आगे बढ़ा और वीआईपी लिफ्ट में दाखिल हुआ। फिफ्थ फ्लोर पर पहुंचकर वो जैसे ही लिफ्ट से निकला तो नायला इसकी सेक्रेटरी इसके हम कदम हुई थी। सर आज दोपहर 1 बजे शापर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आएंगे। 3 बजे एमएस कंपनी से आपकी मीटिंग है और रात को कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग पार्टी। और सर आपके डॉक्यूमेंट्स आपके ऑफिस में पहुंचा दिए हैं, आप एक दफ़ा चेक कर लें। ओके, एनीथिंग एल्स? नो सर। ओके फाइन, यू मे गो नाउ। अपने ऑफिस में दाखिल हुआ तो 1 सेकंड के लिए टड़का, फिर आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मोइन सैफ? कुछ ख़ास नहीं, शाम को मसरूफ़ था तुम्हारे कज़न के साथ, सोचा अभी मीटिंग कर ली जाए। वो मेरा कज़न नहीं है। अली ने चबा चबा कर लफ्ज़ों को अदा किया था। वटेवर, वो तुम लोगों का आपसी मामला है। फ़िलहाल तो मैं तुमसे डील का पूछने आया हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था एमएस के मैं इन इल्लीगल कामों में हरगिज़ भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मेरी शिबे तुम्हारे इस गलीज़ काम में हरगिज़ शरीक ना होंगी। गलीज़ तो ना कहो यार, तुम्हें तो पता ही है कि कितना फ़ायदेमंद काम है ये लड़कियों और बच्चों को स्मगल करना। इनकी चीखें सुनकर किस कदर सुकून मिलता है क्या बताऊँ तुम्हें। अली ने इसकी बात पर गुस्से से मुठियाँ मींच ली थी। मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैं तुम्हारे इस ऑफ़र को हरगिज़ कबूल नहीं करूँगा। तुम्हें जो करना है करो। याद रखना अली, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अपना नाम मेरी ब्लैक लिस्ट में शामिल कर रहे हो और मेरी ब्लैक लिस्ट में आने वाले का अंजाम हरगिज़ अच्छा नहीं होता है। मैं इस गुस्से से बोला था। गेट आउट मोइन नाउ। अली अफ़ान ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। तुम पछताओगे। एमएस गुस्से से कहकर बाहर निकल गया तो अली अफ़ान ने गुस्से से पेपर वेट खींचकर दीवार में दे मारा था। बहराम ने BMW हवेली के बाहर पार्क की और खुद अंदर दाखिल हुआ था। सामने ही राहदारी में एक दरवाज़ा बना हुआ था। दरवाजे के पास रुककर अपना
कार्ड निकाल कर दरवाजे के साइड पर बने बॉक्स में स्लाइड किया, फिर स्कैनर पर अपना हाथ रखा तो दरवाज़ा खुलता चला गया। लिफ्ट में दाखिल होकर वो फर्स्ट फ्लोर पर आ गया था। लिफ्ट के दरवाजे खुले तो सामने एक हॉल था, दाएं जाने में रिसेप्शन था, बाकी सब जगह प्राइवेट रूम्स बने हुए थे। वो एक लिफ्ट से निकलकर अपने रूम में गया और सोफे पर टेक लगाकर बैठ गया। इसी असना में दरवाज़ा बजा तो उसने उठकर दरवाज़ा खोला। रुमाल इस दौरान इसने मुसलसल मुँह पर लिपटा हुआ था। सर, एमएस सर ने आपके लिए ये भिजवाया है। वेटर ने एक कार्ड आगे किया तो उसने कार्ड लेकर दरवाज़ा वेटर के मुंह पर बंद कर दिया। इस कार्ड पर लिखा था कि शाम को एमएस और डेथ के दरमियान फ़ाइट होगी और ये कि तमाम लोग शिरकत करेंगे। वो शाम को लिफ्ट से नीचे बेसमेंट में आ गया था। ब्लैक हुडी सर पर गिराए अपने महसूस अंदाज में और रिंग की तरफ बढ़ा तो लोग खुद ब खुद इसके लिए रास्ता बनाते चले गए थे। कुछ ऐसा ही था, वो खतरे की शुआएं इसके जिस्म से फूटती महसूस हुई थी, जो सबको इससे पीछे रहने पर मजबूर करती थी। कुछ पता नहीं चलता था कि कब इसका मूड बिगड़े और वो सामने वाले के मुंह पर घूंसा जड़ दे। हालांकि ऐसा वो सिर्फ दुश्मनों के साथ ही करता था। रिंग में चढ़ती हुई अपने महसूस साइड पर आकर बैठा था और किसी के बकौल मोइन के पालतू कुत्ते से बुलाने भागे थे। क्या हाल है डेथ के? आज मैं तुम्हारे कज़न से मिला। वह क्या आदमी है, मैं तो फ़ैन ही हो गया इसका। कज़न कहने पर विराम ने गुस्से से जबड़े भींचे थे, लेकिन 2 सेकंड में ही वो अपने एहसासात पर काबू पा चुका था। वो ख़ानदान और इस ख़ानदान से जुड़ा हर एक आदमी का जिक्र इसे यूं ही तैश दिलाता था। मोइन आग लगा कर जा चुका था। रेफरी ने फाइट रेडी होने का इशारा किया तो विराम अपनी जगह से खड़ा होता हुडी उतारी तो सब ने होटिंग शुरू कर दी। वो अब सिर्फ ट्राउज़र में मलबूस था, जिससे इसकी बॉडी साफ नजर आ रही थी। सिक्स पैक ऐप जो किसी का भी दिल धड़का देते, जिसके सामने एमएस ने शर्ट और वेस्ट शर्ट पहनी हुई थी। रेफरी के इशारे पर फाइट शुरू हुई। सबसे पहले मोइन ने मारना शुरू किया था तो वो इसके हर दाव पर अपना डिफेंस कर रहा था। तकरीबन 10 मिनट तक ऐसा ही चलता रहा कि मोइन हिट करता रहा और डेथ डिफेंस। लोग मुंह खोले देख रहे थे। जब आखिरी 5 मिनट रह गए तो मोइन खूब थक गया। फिर डेथ ने अपने दाव खेलना शुरू किए थे। पहले पंच मुंह पर मारा। एमएस ने इसके डिफेंस के लिए दोनों हाथ अपने चेहरे के आगे किए तो बहराम ने इसके घुटनों पर लात मारी, जिससे वो घुटनों के बल झुका। फिर बहराम ने इसके पेट पर लात मारी तो पीछे गिरा और इसके मुंह से खून निकलने लगा। बहराम ने झुककर फिर से इसके मुंह पर पंच मारा, जिससे वो तरफ उठा था। इसकी नाक से भी खून निकलने लगा था। साथ ही रेफरी ने फाइट ओवर होने का इशारा किया तो बहराम ने एक हाथ से अपनी हुडी उठाई, दूसरे से ओट और गाल से निकलते खून को साफ करते रिंग से नीचे उतर गया। सफदर, तुम मुझे पानी की बाल्टी ला दो प्लीज़। और सारा, तुम मुझे रस्सियाँ ला कर दो। बल्कि रुको सारा, तुम पानी की बाल्टी लाओ और बुआ आप रस्सियाँ ला कर दें प्लीज़। और सफदर, तुम मुझे सीढ़ी निकाल दो स्टोर से जल्दी। मलाइका पूरे घर में चीखती फिर चलाती फिर रही थी। मैम, ये पानी की बाल्टी में ले आई। ज़बरदस्त। अब एक काम करो, फ्रीज़र से आइस क्यूब भी निकाल लो ज़रा। वो मुसीबत आदमी भी तो इस मुसीबत सर्दी में मुसीबत ठंड का मज़ा चखे ना तो इसे पता चले। सफदर, अब ले भी आओ। तुम एक नहायत ही कामचोर आदमी हो और मिसनी आदमी हो। आज आने दो भैया को। तुम्हारी शिकायत ना की तो मेरा नाम बदल देना। इसकी गाड़ी बोलते बोलते किसी और ही ट्रैक पर चल पड़ी थी। सारा मलाइका को देख कर रह गई थी। इसे यकीन कामिल था कि आज फिर कुछ गड़बड़ होगी और मलाइका को 2 घंटे बाहर रहना पड़ेगा। मैम, सीढ़ी एंट्रेंस गेट पर रखती है। ज़बरदस्त। आ जाओ, चलो काम पर लग जाएं। सारा, पानी देना। सारा ने इसे पानी की बाल्टी पकड़ाई तो इसे पकड़कर दरवाजे पर बैलेंस करने लगी। बुआ, रस्सी है? अम्मा, मैं मर गई। वो बुआ से रस्सी लेने के लिए पीछे हुई तो पाँव फिसला। वो बाल्टी समेत नीचे ज़मीन पर सोने लगी। सारा इससे बचाने के लिए आगे बढ़ी, नतीजन वो भी साथ ही गिर गई थी। सारा ठंडा पानी दोनों पर के ऊपर जा गिरा था। हो आप पानी। और सफदर, तुम ये साफ़ करो। ठंड से कपकपाते इसने दोबारा बाल्टी लाने के वह काम जारी किए थे। आज तो मैं इस अयाज को छोड़ूंगी नहीं। मेरी शिकायत लगाई थी ना इसने। भैया को अब देखे कैसे मैं इसे मजा चखाती हूँ। ठंड कुछ बेहतर हुई थी, उसने गुस्से से कहा। सारा सर पर हाथ मारकर आगी थी। इससे यकीन था ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। सारा काम खत्म किया तो अयाज के आने का वक्त हो गया था। सारा, सब तक तुम दोनों यहीं छुप जाओ कहीं। मैं टेरेस से देख कर आती हूँ कि अयाज आ रहा है या नहीं। ये कहकर वो टेरेस पर भाग गई थी। इससे मेन गेट से अयाज की गाड़ी अंदर आती हुई नजर आई थी। वो भाग कर नीचे आई और तन कर दरवाजे के सामने खड़ी होगी। आज तो वो अयाज को खूब चढ़ाना चाहती थी। अयाज, तुम एक काम करो, तुम पहले सफ़ी से मुलाकात करके इसे बातचीत करके मामला तय करो। मैं कुछ देर में आता हूँ चेंज करके। बहराम, आज
अयाज़ के साथ ही आ गया था क्योंकि इसकी गाड़ी में कुछ मसला हो गया था। अयाज़ को भेजकर वो आगे बढ़ गया था। गाड़ी के दाखिली दरवाज़े पर हाथ रखकर इसने दरवाज़े को अंदर धकेला तो धड़ाम से ठंडे पानी की बाल्टी इसके ऊपर आ गिरी थी। उस घर की खामोशी को मलाइका की आवाज़ ने तोड़ा था। मलाइका जो अयाज़ की तवक्का कर रही थी, इसकी जगह बहराम को देख आँखें मीच गई थी। सारा और सफ़दर तो खामोशी से खिसक गए थे। मलाइका, बहराम गुस्से से दौड़ा था, इधर आओ तुम। नहीं भैया प्लीज़ नहीं, हमें बचा लें भैया, माफ़ कर देना, गलती होगी। बहराम ने गुस्से से दबोचा और बाहर ले जाकर दरख्त से बांध दिया था। अगर बांधता नहीं तो वो पूरे लॉन में फुदकती फिरती। है अल्लाह मियाँ, मलाइका ने आप बड़ी। अयाज़ को सबक सिखाने के सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। भैया अब से हम कॉलेज नहीं जाएंगे, सब इतना तंग करते हैं, हमें हमारा मजाक भी उड़ाते हैं और हमें गिरा भी देते हैं, हम नहीं जाएंगे। वो इश्क से रोना शुरू हो चुकी थी। अली फ़ान से कॉलेज से पिक कर अब घर ड्रॉप कर रहा था। मेरी जान, मेरा बच्चा, आप रो नहीं, मैं आपके प्रिंसिपल से बात करूँगा, फिर देखता हूँ वो लड़कियाँ कैसे मेरी गुड़िया को परेशान करती हैं। अली फ़ान ने इसे अपने सार में लिया तो वो मज़ीद इश्क से रोने लगी थी। बॉस, मुझे फ़ोन आया था सरशाह का, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अयाज़ की बात सुनकर गुस्से से इसकी गर्दन की रगें उभर आई थी और आंखें मज़ीद सुर्ख हुई थी। बुला लो इनको, अयाज़ को जाने का कहकर आंखें मूंद कर सर कुर्सी की पूंछ से लगा लिया था। मानसी के मंजर आंखों के सामने उभरे आए तो आंखों में सुर्ख डोरे तैरने लगे थे। माजी, सरदार साई के दो बेटे थे, बड़े बेटे मुजफ्फर शाह और छोटे यासिर शाह। वो खुद भी और दोनों बेटे भी ज़रा एयाश फितरत के मालिक थे। बड़े बेटे की शादी तो उन्होंने दूसरे गांव के सरदार की बेटी से कर दी थी। मुजफ्फर साहब को इस बात से कोई मसला ना था। आला हस्ब नस्ब की बीवी मिल रही थी, इनको और क्या चाहिए था। इनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए एक से बढ़कर एक औरत मौजूद थी। खूबसूरती तो वैसे भी इनकी ख़ानदानी विरासत थी। यासिर शाह को अपनी यूनिफेलो से मोहब्बत होगी तो उन्होंने अपने बाप के फैसले से इनहराफ करके शाइजा से शादी कर ली। सरदार साई ने गुस्से में आकर घर से निकाल दिया तो वो अपनी बीवी को लेकर शहर आ गए। 1 साल बाद इनके घर बहराम और मुजफ्फर साहब के यहाँ अली अफ़ान हुए थे। तकरीबन 3 साल मजीद गुजरे तो सरदार साई ने जुदाई से तंग आकर बेटे को माफ़ कर दिया और वापस बुला लिया, लेकिन इनकी बीवी और पोते को हवेली आने की इजाज़त ना थी। यासिर साहब भी खुशी से चल दिए। फिर 2-3 माह बाद बीवी बेटे के पास से चक्कर लगाता बहराम अपने बाप का ये रवैया बगौर देखता था। बाप भाई की सोहबत में रहकर फिर से अय्याशी की तरफ माहिल हो गए थे। बहराम की पैदाइश के 8 साल बाद मलाइका पैदा हुई थी। यासिर का रवैया इस वक्त तक शायजा के साथ बेइंतहा बुरा हो गया था। आते ही मार पीट करके और रात गुजार कर चले जाते थे। बहराम के अंदर ही अंदर एक आग थी जो भड़क रही थी और इसे इस अनदेखी आग से नफरत महसूस होने लगी थी। मलाइका की पैदाइश के 3 माह बाद शाहिदा बेगम का वसाल हो गया था। इसके 2 दिन तक तो यासिर साहब को इल्म ही ना हुआ। 8 साला बहराम को 4 माह की मलाइका को संभालना मुश्किल हो गया था। 2 दिन बड़े मुश्किल से गुजरे थे कि तीसरे ही दिन इन दोनों पर क़यामत टूट पड़ी। इस रात तो यासिर शाह ने इंतहाई ही कर दी तो अपने याश दोस्तों को भी घर ले आया। बहराम के दरवाजे पर खटपट महसूस हुई तो उसने खौफ के मारे मलाइका को अलमारी में छुपा दिया। खुद बाहर आया तो यासिर साहब थे। इसे थोड़ा सुकून हुआ तभी इनके पीछे 3 आदमी भी दाखिल हुए थे। वे चारों ही शराब में टुन थे। यासिर साहब ने इतनी ज़्यादा पी हुई थी कि वो सोफे पर गिरते ही बेहोश हो गए। इनके बाकी तीनों दोस्त आंखों में होश लिए बहराम की तरफ बढ़े। वो शदीद खौफज़दा हो गया था। उसने भागने की कोशिश की तो इनमें से एक आदमी ने आगे बढ़कर बहराम को बाजू से दबोच लिया था और फिर इस रात बहराम की दर्दनाक चीखें इस फ्लैट में गूंजी थी। वो चीखता चलाता रहा, बिलख बिलख कर रोता रहा, लेकिन इसके बावजूद इसका बाप करीबी सोफे पर बड़ा रहा था। इन दरिंदों ने मिलकर इस मासूम कली को नोच डाला था। वो बहुत बुरी तरह इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार हुआ था, जिसके निशान बड़े होने के बाद भी इसके जिस्म पर मौजूद थे। सुबह के वक्त इनकी पड़ोसन, जो कि एक बेवा औरत थी, वापस लौटी। पड़ोसियों से शाहज़ा बेगम की डेथ की खबर मालूम हुई तो सबसे पहले बच्चों की खबर लेने इनके घर आई थी, लेकिन अंदर बहराम को इधर उधरी हालत में देख कर इनकी चीखें निकल गई थी। अंदर कहीं से मलाइका के रोने की भी आवाज़ें आ रही थी, लेकिन वो तो बहराम की हालत पर सख्त ज़दा थी। वो तीनों दरिंदे फरार हो चुके थे। उन्होंने तेज़ से आगे बढ़कर बहराम को चादर में लिपटा। पीछे से गार्ड ने पुलिस को बुला लिया था। मरवा बेगम ने अंदर से जैसे तैसे मलाइका को ढूंढा। अलमारी के बंद रहने के बायस इसको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हुई थी। वो दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल चली गई थी। दोनों का इलाज करवाया। मलाइका तो ठीक हो गई, लेकिन बहराम का काफ़ी अरसे तक इलाज चलता रहा। फिर वक्त गुजरता गया। यासिर शाह को मालूम नहीं था कि वो दोनों बच्चे कहाँ पर हैं। बहराम ने काफ़ी छोटी उम्र में MMS फाइट में जाना शुरू कर दिया था। कोई नहीं जानता था कि डेथ ही बाहर
तय ही बाहर मुजरिमों का सफाया करने वाला है। जब वो 25 साल का और मलाइका 18 साल की हुई तो मरवा खातून का इंतकाल हो गया था। माजी की याद से बाहर निकला तो अयाज कमरे में दाखिल हुआ था। बॉस अयाज ने सवाली नज़र से देखा तो बहराम ने सर हिला दिया। अयाज साइड पर हुआ तो यासिर शाह कमरे में दाखिल हुआ था। बहराम ने मुठिया पीट के अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश की थी। क्या हाल है साबरजादे के? यासिर ने मुस्कुराकर कुर्सी खींच कर बहराम के सामने बैठ गए थे। काम बोलो। बहराम ने स्पार्ट लहजे में कहा तो यासिर हंस पड़ा था। इतनी भी क्या जल्दी है मेरे बेटे को? बाप से गले नहीं मिलोगे क्या? मेरा कोई बाप नहीं है। बहराम को लग रहा था गुस्से के मारे इसकी नसें फट जाएंगी। अच्छा चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम यही चाहते हो कि मैं सीधा मतलब पर आऊँ तो ठीक है, फिर मतलब की बात करते हैं। सीधी सी बात है, मेरी बेटी मलाइका तुम्हारे पास है, इसे मुझे वापस दे दो। तुम्हारे बारे में तो मुझे हमेशा से शक था, पता नहीं वो गाली किसकी औलाद को मेरा नाम दे रही है। अपनी माँ बहन के बारे में ऐसी बातें सुनकर बहराम ने आउट ऑफ कंट्रोल होकर यासिर शाह के मुंह पर मुक्का दे मारा था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसी बात करने की? बहराम फिर से यासिर शाह को मारने को आगे बढ़ा था। यास ने आगे बड़ी मुश्किल से इसे काबू किया था। गाली छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। यासिर शाह मुंह से निकलते खून को साफ करके बाहर निकल गए थे। कांसू बहराम की आंख से निकल कर बेमौल हो गया था। बाप ऐसे होते हैं क्या? आज बहुत शिद्दत से इसने ये बात सोची थी। यास मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़। यास ऑफिस से निकला तो बहराम ने गुस्से से चीखते हुए सारी फाइल से नीचे गिरा दी। जिसे लग रहा था आज फिर किसी ने इसे रोन डाला है। मेरा पाला बेबी इधर आओ प्लीज़। बरसा पूरे लोन में भुदकते खरगोश के पीछे भागती इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक भी हाथ नहीं आ रहा था। पकड़ लिया। बरसा ने छलांग लगाकर एक को पकड़ा तो वो फिर हाथ से निकल गया। बरसा वहीं घास पर बैठकर ऊंची आवाज में रोना शुरू हो गई थी। एक एक करके सारे खरगोश इसके गिर जमा होना शुरू हो गए। वो कोई 10-12 खरगोश थे जो अपनी मालकिन को रोता देखकर खुद भी खौफजदा हो गए थे। खरगोशों को जमा देखकर वो खिलखिलाने लगी तो सब खरगोश वापस भागे। बरसा ने तेज से आगे बढ़कर एक खरगोश को पकड़ लिया। इसके हाथ, मुंह और कपड़ों पर सब जगह मिट्टी लग गई थी। भैया भैया देखिए, हमने खरगोश पकड़ लिया है। बरसा ने खुशी से खिलखिलाते हुए खरगोश के पास बैठे अलीफान को दिखाया तो बरसा की खुशी देखकर वो भी मुस्कुरा दिया था। वो कॉलेज में दाखिल हुआ तो सारी लड़कियां इसके गिर्द जमा हो गई थी। पूरे ग्राउंड में सरगोशियां होने लगी थी। नजरअंदाज की आगे बढ़ने लगा। इसने प्रिंसिपल की तरफ जाना इस प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जाते देख सारी लड़कियां खुद ब खुद पीछे हट गई थी। अरे अली अफान साहब आइए, तशरीफ़ रखिए। आपने क्यों जहमत की है? हमें बता दिया होता, हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते। प्रिंसिपल साहब का बस नहीं चल रहा था कि इसके आने की खुशी में क्या कर डालें। आखिर को वो कोई आम आदमी नहीं था, मुल्क के नामूर बिजनेसमैन में इसका शुमार होता था। प्रिंसिपल साहब का स्कूल चलता ही इसके डोनेशन से था। बहुत शुक्रिया लियाज साहब, आप बैठिए। अली फ़ान ने हाथ के उठाकर इशारा किया तो वो फ़ौरन अपनी जगह पर बैठ गए। तो लियाज साहब, मैं दरअसल बरसा के मामले में हाजिर हुआ हूँ। आप तो जानते हैं मैं मामलात को नरमी से सुलझाने का कायल हूँ। जी बिल्कुल। तो लियाज साहब, मसला ये है कि मेरी बहन को आपके कॉलेज में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। मैं आपके कॉलेज की तलबात और आपके टीचर्स का रवैया बरसा के साथ नहायत ही नामुनासिब है, तो मुझे मजबूरन बरसा का कॉलेज चेंज करवाना होगा। इस सब में आपका कॉलेज के साथ क्या हो सकता है? आप ज़्यादा समझदार हैं। उम्मीद है आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अली अपनी बात पूरी करके जा चुका था। पिछले प्रिंसिपल का चेहरा इसकी बात में चुप्पी धमकी समझता खौफ से सफ़ेद हो गया था। अच्छी तरह समझ गए थे कि अब अगर इससे मज़ीद कोई शिकायत होती तो वो डोनेशन रोक देता और सिर्फ इसी पर इक्तफा नहीं करता बल्कि इनके कॉलेज का दिवालिया करके छोड़ता। बाबा से ही हमने बात करी है बहराम से, वो बिल्कुल तैयार नहीं है। वो मलाइका को हमारे हवाले नहीं करेगा। यासिर शाह, मुजफ्फर शाह और सरदार साईं इस वक्त बैठक में बैठे हुए थे। उठो उल्लू, सरदार साईं ने शफाकत से कहा था। बाबा साईं ठीक कह रहे हैं यासिर, तुम इसे उठवा लो। सरदार साईं ने शफाकत से कहा था। बाबा साईं ठीक कह रहे हैं यासिर, तुम इसे उठवा लो। हम अली फ़ान का इससे निकाह करवाएंगे, फिर देखेंगे बहराम क्या कर सकता है। वैसे भी मलाइका सोने की चिड़िया है, वो हमारे हाथों में होगी तो बहराम को काबू करना आसान होगा। मुजफ्फर शाह ने भी तायीद की थी। मलाइका को उठवाना आसान बात नहीं है, लेकिन मैं करता हूँ कुछ। फयाज, मुझे शॉपिंग पर लेकर चलो। मलाइका का मीटर हो रहा था शॉर्ट हो रहा था। वो पिछले 1 घंटे से बहराम और रियाज की बनते कर रही थी, लेकिन बहराम में किसी तरह भी राज़ी नहीं हो रहा था और रियाज तो मानो मुजस्समा बना खड़ा था। मलाइका, मैं मना कर रहा हूँ ना, बात समझ में नहीं आ रही। अब के बहराम ने ज़रा गुस्से से कहा था। भैया, आखिरी हरबे के तौर पर मलाइका आंखों में आंसू लाई तो बहराम को माननी ही पड़ी और अपनी बहन की आंखों में आंसू कहाँ बर्दाश्त कर सकता था। अच्छा ठीक है, लेकिन मलाइका, मैं तुम्हें सख्ती से वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो मैं तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने दूँगा। जाओ यास, और गार्ड्स को भी साथ रखना। यस बॉस, आ जाए मैम। चलो मैं भी
चलो मैं अभी आई। मलाइका कहकर अपने कमरे की तरफ चल दी थी। मैम साथ-साथ रहिएगा प्लीज़। वो लोग मॉल पहुँचे तो मलाइका हसबे-तबक्का इधर-उधर उड़ना शुरू हो चुकी थी। तुम लोग इधर रुको, मैं अंदर से होकर आती हूँ। एक फ्लोरश शॉप के बाहर रुककर मलाइका ने यहाँ से कहा था, पर मैम यास ने भी बसी से मलाइका की तरफ देखा था। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें एक बिल्कुल ज़नाना शॉप में जाना चाहते हो? घर चलो, तुम्हें भैया से कहूँगी फ़ौरन तुम्हारी शादी करवाएं। तुम्हें एक अदद बीवी की अशद ज़रूरत है जो तुम्हें सीधा करके रखेगी। मलाइका की बात पर पीछे खड़े गार्ड की करने लगे थे तो यास ने कसियाकर बालों में हाथ फेर कर गार्ड्स को घूरा। मलाइका खटाक से दरवाज़ा खोलकर शॉप के अंदर भर गई थी। वो भी चीज़ें देख रही थी कि इसकी नज़र बैकडोर पर परी। दिमाग में शैतानी ख्याल खिलबल आया था। इसके दिमाग में तो वैसे भी शैतान का घर था, क्यों ना अयास को डरा दिया जाए। इसका इरादा ये था कि बैक डोर से निकलकर फ्रंट डोर पर खड़े अयास को डराएगी। अगर इसे पता होता कि आगे इसके साथ क्या होने वाला तो भूल कर भी ऐसा ना करती। वो बैक डोर से बाहर निकली तो बाहर काफ़ी अंधेरा था। ये शायद मॉल की बैक साइड थी। वो आस्ता-आस्ता आगे बढ़ने लगी तो इसे महसूस हुआ जैसे कोई इसके पीछे है। मलाइका ने डर कर पीछे देखा तो कोई नहीं था। वो डर के मारे तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। अचानक ही पीछे से किसी ने इसके मुँह पर रुमाल रखा और वो दुनिया जहाँ से गाफिल हो गई। बॉस हमने हर जगह देख लिया है, मलाइका कहीं नहीं मिल रही। वो एक लेडी शॉप में गई थी और हम बाहर वेट कर रहे थे। वो काफ़ी देर बाद बाहर नहीं आई तो अयाज़ मेरी बहन को ढूंढो, नहीं तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। बेराम इसकी बात काट कर गुस्से से दाड़ रहा था और ख़ुद भी चाबी उठाकर बाहर निकला। मलाइका की जब आँख खुली तो वो एक आलीशान कमरे में मौजूद थी। वो तेज़ी से उठ कर दरवाजे की तरफ बढ़ी और ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी। काफ़ी देर चीखने चिल्लाने के बाद से कदमों की आवाज़ सुनाई दी तो वो ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी थी। भैया भैया बरसा ने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि अफ़ान के आदमी किसी लड़की को उठाकर ला रहे हैं तो वो भागकर मोबाइल के पास गई कि फ़ोन करके अफ़ान को बता सके क्या हुआ गुड़िया, इतनी परेशान क्यों हो? भैया हमने देखा है आपके आदमी किसी लड़की को लेकर आए हैं और इसको आपके कमरे में बंद कर दिया है। भैया वो लड़की कौन है? भैया क्या आपने किसी को किडनैप कर लिया है? नहीं मेरी जान, मैं किसी को क्यों किडनैप करूँगा। आप अपने कमरे में ही रहिएगा, मैं अभी आता हूँ। बरसा की बात ने अली अफ़ान को परेशान कर दिया था। तेज़ी से अपना सामान समेट कर ऑफिस से निकला था। चाचा सही आप किसको उठा कर लाए हैं? वो भी हमारे नाम से। अली अफ़ान ने बामुश्किल अपने गुस्से को काबू किया था। बेटे जी यहाँ आकर बैठे। मुज़फ़्फ़र साहब ने अली को ठंडा करना चाहा। गुस्ताखी माफ़ बाबा सही, मगर हम यहाँ बैठने नहीं जवाब लेने आए हैं। वो कज़न है तुम्हारी, मेरी बेटी बहराम की बहन। चाचा सही आपने बहराम की बहन को उठा लिया, आपने इससे दुश्मनी मोल ली है। वो अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता। बहरहाल वो मेरा मामला नहीं है। आप हमें ये बताएं कि वो हमारे कमरे में क्या कर रही है। हम चाहते हैं कि तुम्हारा मलाइका का निकाह हो जाए। इतनी देर में सरदार साईं पहली दफ़ा बोले थे, हरगिज़ नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आज मैं इसकी बहन से ज़बरदस्ती निकाह करूँगा, कल को वो मेरी बहन को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। अली फ़ान ने सुनते ही कतईयत से इनकार किया था। मत बोलो अली कि वो इसकी बहन होने से पहले मेरी बेटी है। वैसे भी एक मर्तबा मलाइका का निकाह तुमसे हो जाए तो बहराम कुछ नहीं कर सकेगा, वरना मलाइका को हमसे छीन लेगा। ये एक बाप की इल्तिजा है तुमसे। अली अफ़ा ने बेबसी से इन तीनों को देखा। वो तीनों ही आस भरी नज़रों से इसे देख रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर इन सब में मेरी बहन का कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अली ने बेबसी से हथियार डाल दिए थे। दरवाज़ा खुला तो मलाइका पीछे हटी थी। बेटा साहब जी कह रहे हैं कि आप तैयार हो जाएं, आपका निकाह 10 मिनट में है, मौलवी को लेकर आ रहे हैं। बुआ ने जैसे इतला दी थी। क्या मतलब? कौन साहब ये जो मेरा निकाह करवा रहे हैं? मलाइका ने नासमझी से बुआ को देखा था। बेटी आपके वालिद यासिर साईं का हुक्म है। ये इस नाम पर मलाइका की आंखों में मिर्ची भर गई थी। कौन बाप? मेरा कोई बाप नहीं है, मेरा सिर्फ एक भाई है। मैं किसी यासिर शाह को अपना बाप नहीं मानती। जाके बता दो अपने साईं को। मलाइका ज़ोर से चीखी थी। लेकिन बेटा मैंने कहा ना जाओ। वो हल्के बल चीखी तो सरदार साईं जो इसी तरफ आ रहे थे आगे बढ़कर मलाइका का बाजू दबोचा था। एक बात कान खोल कर सुन लो लड़की, तुम्हारा अब से कोई भाई नहीं है, तुम्हें यहीं रहना है। इस अब से अगर मौलवी के आने पर तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं अपने हाथों से तुम्हें ज़मीन में दफना दूंगा। सरदार साईं ने मलाइका को पीछे की तरफ झटका तो वह पीछे बेड पर जा गिरी थी। मलाइका शाह वल्द यासिर शाह को अली अफ़ान शाह वल्द मुज़फ़्फ़र शाह के निकाह में दिया जाता है कि आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के पूछने पर मलाइका ने अपना दिल मजबूत किया। उसने पुख्ता इरादा कर लिया था कि वो अली अफ़ान को मज़ा चखा कर रहेगी। कबूल है, मौलवी साहब ने दोबारा दोहराया तो दोनों दफ़ा इसने बोल दिया था कि बहराम जल्द ही इसे ढूंढ लेगा और तब तक वो अली अफ़ान की नाक में दम करके रख देना चाहती थी। मौलवी साहब के जाने के बाद एक छोटी सी लड़की मलाइका के पास आई थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। भाभी आप ठीक तो हैं ना? हमें पता है हमारे भैया ने आपसे ज़बरदस्ती शादी करी है, लेकिन भाभी आप फ़िक्र ना करें, हमारे भैया बहुत अच्छे हैं, वो लड़कियों को बिल्कुल नहीं
वो लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं देखते और इनकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है और तो और आपका बहुत ख्याल भी रखेंगे और आपको आपके भैया के पास भी लेकर जाएँगे। बरसा ने समझदारी से मलाइका को बताया था, वाह भई तुम्हारे भैया तो बड़े ही अच्छे हैं, आज हम इनको आज़माएँगे। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? मलाइका को वो क्यूट सी लड़की बहुत प्यारी लगी थी। हमारा नाम बरसा है और आपका क्या नाम है? वर्षा ने आंखें टपटपाते हुए पूछा था, मेरा नाम मलाइका है। अच्छा तो मलाइका भाभी हमारे सोने का वक्त हो रहा है, हम आपसे बाकी की बातें कल करेंगे, बाय बाय। वर्षा बाहर चली गई थी। मलाइका के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। हाँ हाँ जिन्नों की तरह हंसते हुए इसने अपना कोट उतार दिया। तभी अली अफान धार से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था, लेकिन मलाइका को देखकर अपनी जगह रुक गया। ये क्या बेहुदा हुलिया बनाया हुआ है? होशो-हवास में आते ही वो मलाइका को देखकर दौड़ा था, जो इस वक्त टाइट जीन्स और पैर तक आती टाइट शर्ट में मलबूस थी। भई क्या हो गया है? आप मेरे शौहर हैं, मैं आपकी बीवी हूँ, तो आप से कैसा पर्दा करना किसी गैर के सामने थोड़ा ही पहना है। मलाइका ने अली अफ़ान के गले में बाजू डालकर कहा था, क्या बेहूदगी है ये? पीछे हटो। अली अफ़ान ने गुस्से से को हल्का सा पीछे झटका तो वो डटाई से पीछे हटने की बजाय मज़ीद इसके करीब हुई थी, जिसकी वजह से अली जो रिंग में अच्छे-अच्छों को पुछाड़ देता था, एक औरत से झिपटा कर पीछे हुआ था। क्या हो रहा है यहाँ? अम्मा सही धार से दरवाज़ा खोलकर अंदर आई थी और अंदर मलाइका और अफ़ान को बाहों में देखकर दौड़ी। अम्मा साईं। अली अफ़ान ने अम्मा साईं को देखकर मलाइका को पीछे धकेला और इनकी तरफ कदम बढ़ाए थे। वहीं रुक जाएं अली, हमें आपसे ये उम्मीद ना थी कि एक लड़की में गुम होकर आप हमारी खुशी को भुला देंगे। अम्मा साईं, आप हमारे किरदार के बारे में खूब जानती हैं और वैसे भी ये लड़की हमारी बीवी है, हमें पूरा हक हासिल है। अगर अपने किरदार पर बात आई तो अली को कोल्लों पर अली फ़ौरन से बोला था, बस अली अफ़ान, हम खूब समझते हैं सही बात क्या है। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस कदर जल्द इस लड़की को अपनी बीवी के रूप में कबूल कर लेंगे। मत भूलिए कि ये लड़की हमारी और आपकी मर्ज़ी के बगैर ब्याही गई है, महज़ आपके चचा की ख्वाहिश पर। अब आप हमारे पास तभी आइएगा जब इस लड़की को इसके घर छोड़ आएँ। ये कहकर वो जिस तरह आई थी इस तरह ही वापस चली गई और पीछे अली अफ़ान गुस्से से खोलता रह गया था। बेराम ने तकरीबन पूरा शहर छान मारा था, लेकिन मलाइका कहीं नहीं मिली। अब तो इसका दिल चाह रहा था कि यास को शूट करते। बॉस यास, एक दफ़ा हो जाओ यहाँ से। बेराम गुस्से से दौड़ा था। बॉस मेरी बात सुनिए, इस दिन यासिर शाह आए थे, उन्होंने धमकी दी थी आपको। कहीं मलाइका मैम वहीं तो नहीं है? वहाँ चेक करना चाहिए। शटा मुझे पहले ख्याल क्यों ना आया? जल्दी अयाज गाड़ी निकालो। बहराम तेज़ी से बाहर की तरफ बढ़ा था। जल्दी चलो। अली अफ़ान ने मलाइका को कोट पहना दिया और इसकी कलाई थामकर बाहर की तरफ बढ़ा था। छोड़े, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मलाइका ने मचल कर अपनी कलाई छुड़वानी चाहिए थी, लेकिन अली अफ़ान इसलिए बगैर इसे बाहर ले आया था। बैठो। अली ने मलाइका को गाड़ी में बैठने का कहा। नहीं, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊँगी, मलाइका ने रोते हुए कहा। तो अली अफ़ान ने कलाई से पकड़ के अंदर धकेला और दरवाज़ा बंद करके खुद भी दूसरी तरफ आकर बैठ गया। इतनी देर में चौकीदार ने दरवाज़ा खोला तो वज़न से गाड़ी रिवर्स करके बाहर से निकलता गया था। अली अफ़ान के निकलते ही तकरीबन 15 मिनट बाद बहराम वहाँ पहुँचा था। वो गाड़ी से उतरकर गुस्से से अंदर आया। चौकीदार ने इसे रोकने की कोशिश की तो चौकीदार को साइड पर धकेलता अंदर आया था। यासिर शाह बाहर आओ। हवेली में अंदर दाखिल होकर वह ज़ोर से दौड़ रहा। इसकी बात सुनकर सब बाहर आए थे। कहाँ है मेरी बहन? बहराम ने आगे बढ़कर तनी हुई रगों से यासिर शाह का गिरबान थामकर झटका था। छोड़ो मेरे बेटे को, तुम्हारी बहन यहाँ नहीं है सरदार। छोड़ो मेरे बेटे को, तुम्हारी बहन यहाँ नहीं है। सरदार साई ने आगे बढ़कर यासिर शाह का गिरबान छुड़वाया था। झूठ झूठ मत बोलिए, मैं अच्छे से जानता हूँ मेरी बहन यहीं पर है। अभी कुछ दिन पहले ही आपका बेटा मुझे धमकी देकर गया था। मलाइका बेनाम ज़ोर से दौड़ा था। हमने इसका निकाह अली अफ़ान से करवा दिया है, इसके साथ ही रुखसत भी कर दिया है। तुम अली का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सरदार साई जानते थे अगर इसको सच न बताए तो वो छोड़ेगा नहीं। तो फिर ठीक है, जब तक मुझे मेरी बहन सही सलामत वापस नहीं मिल जाती मैं इस लड़की को अपने पास रखूँगा। बेराम सुर्ख आंखें लिए बरसा की तरफ बढ़ा था। बरसा जो शोर की आवाज़ सुनकर नीचे आई थी, इस वक्त नाइट सूट पहने टैडी बाहों में लिए खड़ी थी। बेराम को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर खौफजदा हुई थी। बेराम ने बरसा को बाजू से दबोचा से घसीटते बाहर की जानिब बढ़ा था। याज भी साथ ही था। नहीं, छोड़ो हमें अम्मा, 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 साईं बाबा छोड़ो। बरसा मचल कर रोने लगी थी और अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। फरिया बेगम भी तरफ कर आगे बढ़ी थी। मुजफ्फर शाह और यासिर शाह भी आगे बढ़े, लेकिन अयाज ने इन्हें रोक दिया था। गार्ड्स! सरदार साईं ने गार्ड्स को बुलाने की कोशिश की, लेकिन गालिबन इन्हें बहराम के आदमियों ने रोक रखा था। बहराम बरसा को लिए बाहर निकलता चला गया और धारे मारकर रोती रह गई थी। अभी कोई अली अफ़ान से इस बात का जिक्र नहीं करेगा, हम खुद मामलात देखेंगे। सरदार साई फाकी से फैसला सुनाकर जा चुके थे। तुम ये मुझे कहाँ लेकर आए हो? गाड़ी का बंगलों के पोर्च में रुकी तो मलाइका चाहिए थी। मेरी बात को आंख खोल कर सुन लो। आइंदा अगर तुम कहकर मुखातिब किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अब तुम्हारी आवाज़ ऊँची ना हो। बाहर आओ फ़ौरन। अली अफ़ान की आवाज़ पर फ़ौरन गाड़ी से बाहर निकली। मुबादा वो फिर कुछ कर दे। अली के पीछे वो घर के अंदर दाखिल हुई थी। ये कराची के पोश इलाके में वाक़ खूबसूरत सा बंगला था। नहायत ही खूबसूरत से सजा हुआ। अली अफ़ान इसे
लिए एक आलीशान कमरे में दाखिल हुआ था। ब्लैक एंड रेड थीम में सजा हुआ ये कमरा भी नहायत खूबसूरत था। ये तुम्हारा कमरा है, यही रहोगी अब से तुम। अब सो जाओ, रात काफ़ी होगी। अली फ़ान ने नरमी से कहने पर वो सोफे पर बैठकर नाराज़गी से मुँह मोड़ गई थी, तो अली फ़ान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई, जिसे छुपाता वो वार्डरोब से कपड़े लेता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ में मलाइका समझी कि अली फ़ान कमरे से चला गया था। वो तेज़ी से सोफे से उठी, कोट उतार कर बेड पर रखा और अपना बाजू देखा जहाँ सुर्ख निशान बन गए थे। क्रूस जंगली जानवर कोई बदतमीज़ी नहीं है, कोई तमीज़ ही नहीं है कि लड़कियों से कैसे पेश आते हैं। वो बड़बड़ाती हुई बेड पर लेटकर कंबल में दबक गई थी। 20 मिनट में ही वो गहरी नींद में जा चुकी थी। अली फ़ान शावर लेकर बाहर निकला तो वो काफ़ी गहरी नींद में थी। वो भी शर्ट उतार कर मलाइका के साथ ही लेट गया था। घर पहुंचकर बेराम इधर देख के बगैर अपने कमरे में जाकर बंद हो गया। याज ने बरसा को भी लेकर जाकर एक कमरे में बंद कर दिया था। काफ़ी देर सिगरेट फूंकने के बाद बेराम बरसा के कमरे में दाखिल की तरफ बढ़ा था। वो दार से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो कमरे के बीचों बीच खड़ी बाहों में टेडी बियर पकड़े, बालों की 2 पोनियां बनाए, नाइट सूट के ढीले डाले ट्राउज़र टी शर्ट में मरकूज़ रोने को तैयार खड़ी थी। अयाज वो ज़ोरदार आवाज़ से दहाड़ा थी, किसको उठा लाए हैं? वो सी अली की बहन है। अयाज को खौफ महसूस हुआ कि कुछ पता नहीं सामने मौजूद शख्स का दिमाग उल्टे और वो इसे गोली से उड़ा दे। हमें भैया के पास घर जाना है। इस लड़की की बढ़ाई हुई आवाज़ पर बेराम झटके से मुड़कर कमरे में दाखिल हुआ और बेदर्दी से इसके दूधिया बाजू पर गिरफ्त देखकर झटका था। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम इस वक्त तक यहाँ से वापस नहीं जा सकती जब तक तुम्हारा भाई मेरी बहन को सही सलामत वापस नहीं छोड़ जाता। वो गुर्राया जिससे बरसा की सिसकियाँ बुलंद हुई थी। हमें घर जाना है। इसकी एक ही रट देखकर बेराम ने इसकी सहमी आंखों में घूर कर देखा था, जिससे एक सेकंड में इसके आंसू रुके थे और झटके से इसे बेड पर फेंक कर बाहर निकल कर दार से दरवाज़ा बंद कर गया था। रात को मलाइका की आंखें किसी अजीब एहसास के तहत खुली थी। इसने आंखें खोलकर देखा तो पहले तो कुछ समझ नहीं आया, बस अब समझ आया तो चीख निकल गई। इसकी चीख की आवाज़ सुनकर अली फ़ान की भी आंख खुल गई थी। जब देखा तो मलाइका बेगम आधी से ज़्यादा इसके ऊपर लेटी हुई थी और सबसे ज़्यादा सदमा तो इस बात का था कि अली फ़ान ने शर्ट भी नहीं पहनी हुई थी। अली ने इत्मीनान से इसकी कमर में हाथ डाल के इसे अपने बराबर लेटाया और खुद करवट बदल कर आंखें बंद कर ली। मलाइका को गुस्सा आया तो इसने अली फ़ान की कमर पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिया। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा करूँ तो अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ करूँ तो खामोशी से आंखें बंद करके सो जाओ। अली फ़ान की मायने खेज सी बात पर मलाइका सर था, पैर सुर्ख हुई थी, दिल धड़का था और वो अपनी कैफियत से घबरा कर जल्द से कमर में दबक गई थी। रात का अंधेरा था। समुद्र की लहरें कश्तियों और पत्थरों से सर टकरा रही थी। फिजा में समुद्र की खुशबू रची हुई थी। इसी असना में दो ह्योले खामोशी से कश्ती में दाखिल हुए थे। अंदर कश्ती में काफ़ी चहल पहल थी। गार्ड्स इधर उधर पहरा दे रहे थे। याज को दूसरी तरफ बैठकर बेराम शिप के बेसमेंट की तरफ बढ़ा था। रास्ते में आने वाले गार्ड्स गर्दन मटोड़ कर रास्ते में साफ किया। बेसमेंट में भी चंद एक ही गार्ड थे। अभी इनका भी पता साफ करके वहाँ रखी ड्रग्स की बोरिया पर पेट्रोल झटका एक जानिब को आग दिखाकर वो इत्मीनान से बाहर आ गया था। ये एमएस की शिप थी जो आज ही ड्रग्स लेकर इंडिया से पहुंची थी और इसके तबाह होने से यकीनन एमएस को काफ़ी नुकसान होने वाला था। अगली सुबह मलाइका की आंख खुली तो अली अफान सो रहा था और जल्दी से उठकर वॉशरूम चली गई थी। बाहर आने तक इसके दिमाग में एक ज़बरदस्त आइडिया आया था। वो कमरे से बाहर आई, पूरे घर में कोई भी नहीं था। वो किचन में आई तो किचन पूरा फर्निश्ड था, लेकिन इसे कुछ पकाना नहीं आता था। जैसे तैसे करके चाय पकाने के लिए रखी थी, तकरीबन पक चुकी थी जब इसे अली फ़ान की आवाज़ आई। तेज़ से चाय का कप लिए बाहर आई थी तो अली फ़ान डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ रहा था। चाय का कप टेबल पर रखकर वो आगे भागी थी। आइए सरताज, आपका इंतज़ार था। आइए तशरीफ़ रखी। मलाइका ने अली फ़ान को बाजू से पकड़कर कुर्सी पर बिठाया था। अली फ़ान हैरत से इसके अंदाज़ मुलाजा कर रहा था। वो तो खुद भी अली फ़ान की गोद में बैठ गई थी। क्या कर रही हो, पीछे हटो। अली फ़ान ने सर पटाकर मलाइका को खड़ा करना चाहा तो मलाइका ने अली के कंधों पर बाजू दबाव डालकर इसे दोबारा बैठा दिया। इतनी क्या जल्दी है सरताज, तसल्ली रखी। मलाइका ने इसकी गोद में बैठे बैठे ही खोलता हुआ चाय का कप उठाकर इसके होंठों से लगाया था। खोलती हुई चाय जब इसके भरे भरे होंठों से टकराई तो इसकी सिसकी निकली थी। उप्स, क्या आवाज़ ज़्यादा गर्म है, लाई मैं मरहम रख देती हूँ। मलाइका ने अपना चेहरा ज़रा सा आगे किया तो अली अफ़ान ने सटपटाकर मलाइका को पीछे धकेला और सुर्ख चेहरा लिए खड़ा हो गया था। तुम एक नहायत बेहुदा लड़की हो, गुस्से से बोलता हुआ अली कमरे की तरफ बढ़ गया था और पीछे से मलाइका पेट पकड़कर हंसती चली गई थी। अयाज, मौलवी साहब का इंतज़ाम करो। यस बॉस, सारा तुम जाकर इस लड़की को तैयार करो। बेराम सारा को कहकर खुद भी अयाज के साथ बाहर निकल गया था। सारा बरसा के कमरे में बढ़ी और दरवाज़ा खोला तो
बरसा सामने ही बेड पर बेड की पायंदी से टेक लगाए टेडी बाहों में लिए बेचे सो रही थी। सुनो बरसा, उठो बरसा। सारा ने बरसा को हल्का सा हिलाया तो आंखें मसलती हुई उठकर इसे देखने लगी। बरसा, बेराम सर ने कहा है कि तुम उठकर रेडी हो जाओ, मौलवी साहब को ला रहे हैं, तुम्हारा इनसे निकाह होगा। निकाह? लेकिन हमें तो घर जाना है भैया के पास। हाँ ठीक है, पहले तुम्हारा निकाह हो जाएगा, बेराम सर से तुम्हें तुम्हारे भैया के पास ले जाएंगे, पक्का? बरसा ने मासूमियत से पूछा था। हाँ पक्का, चलो अब जल्दी से मुँह हाथ धोकर आओ, फिर मैं तुम्हें एक दुपट्टा ला कर देती हूँ। सारा ने इसे खड़ा करके वॉशरूम रवाना किया और खुद बुआ से एक दुपट्टा लेने चल दी थी। बरसा मुँह हाथ धोकर बाहर आई तो सारा एक बड़ी सी चादर लिए खड़ी थी। इसके बाहर आने पर सारा ने इसके सर पर चादर डाली, उसे बाहर आने का इशारा करती बाहर निकल गई। बरसा भी चादर से उलझती इसके पीछे हो गई थी। वो बाहर आई तो बाहर सोफे पर सब बैठे थे। वो भी डरती झिझकती सोफे पर जाकर टिक गई थी। बरसा, शाह वल्द मुजफ्फर शाह आपको 50 लाख हक मेहर के ओज़ बहराम शाह वल्द यासर शाह के निकाह में दिया जाता है, क्या आपका निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने सवाल किया तो सारा के इशारा करने पर बरसा ने सर हिला दिया। 3 दफ़ा पूछने के बाद मौलवी साहब ने बहराम की तरफ मुतवज्जा हुए थे। बहराम शाह वल्द यासर शाह, बरसा शाह वल्द मुजफ्फर शाह को आपके निकाह में दिया जाता है, क्या आपको कबूल है? कबूल है, सुर्ख आंखों से बहराम ने जवाब दिया था। मौलवी साहब ने निकाह की सुन्नत अदा करके दुआ करवाई, फिर बहराम के साथ उठकर बाहर निकल गए थे। क्या मैं भैया के पास जा सकती हूँ? बरसा ने सवाली नज़र से सारा की तरफ देखा। हाँ बिल्कुल, अभी बहराम सर आएंगे तो वो तुम्हें तुम्हारे भैया के पास ले जाएंगे, अभी तुम थोड़ी देर आराम कर लो। सारा से बहलाती बहराम के कमरे में ले गई थी और बरसा को भी इसकी बात सुनकर फ़ौरन मुतमिन हो गई थी। मैं जा रहा हूँ, खाना फ्रिज में रखा है, खा लेना, और आकर दरवाज़ा बंद कर लो। मलाइका को बोलता मोबाइल पर बरसा का नंबर डायल करता बाहर निकला था। काफ़ी देर बेल जाती रही लेकिन दूसरी तरफ से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया था। दोबारा कॉल मिलाने लगा तो उसके मोबाइल पर बहराम की कॉल आने लगी। इसे काफ़ी ताज्जुब हुआ था लेकिन कॉल उठा ली। अली अफ़ान शाह, आज रात 9 बजे फ़्लाइट अरेंज की है मैंने, उम्मीद है तुम आओगे। स्पीकर से बहराम की आवाज़ गूंजी थी। ज़रूर, अली खान ने भी सर्द आवाज़ में जवाब देकर ठक से मोबाइल बंद कर दिया था। वो तेज़ी गाड़ी की तरफ बढ़ा, इससे अभी बहुत ज़्यादा काम थे। रात को अली खान लिफ्ट से नीचे बेसमेंट में पहुंचा। हर तरफ गोया रंगो भूखा शराब उमड़ आया था। शराब और शबाब सब मौजूद था। अली खान रिंग की तरफ बढ़ गया था। बहराम जो सोफे पर बैठा हुआ था वो भी रिंग में चढ़ा था। दोनों अपनी शर्ट उतार कर आमने सामने आ गए थे। दोनों ही एक दूसरे को ऐसे घूरे थे जैसे अभी खा जाएंगे। रेफरी ने फायर स्टार्ट होने का इशारा दिया, तभी मोइन से एक सोफे पर आकर बैठा था और दिलचस्पी से इन दोनों को देखा। वो दोनों तकरीबन 2.5 साल बाद आमने सामने आए थे और वजह यकीनन कुछ बड़ी ही थी। वैसे भी बहराम शाह और अली खान शाह के बहुत से हिसाब निकलते थे इसकी तरफ। मुझे यकीन है कि तुम्हारे घर वालों में से किसी ने तुम्हें खबर नहीं की होगी, लेकिन चलो मैं ही तुम्हें दे देता हूँ। तुम्हारी बहन वल्ला किस कदर खूबसूरत है, वो मेरे पास है, लेकिन फ़िक्र नहीं करो, अगर तुम सही सलामत मेरी बहन को वापस घर पहुँचा दोगे मैं भी इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। वरना बहराम ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ी थी तो अली खान एकदम रुक गया था। तभी बहराम ने इसकी हालत का फ़ायदा उठाते इसके मुँह पर पंच किया, जिससे अली खान लड़खड़ाकर पीछे झुका था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी मेरी बहन पर बुरी नज़र डालने की? अली खान ने होश में आते बहराम पर दर पे दर वार किए थे, जिसे तुम्हारी हुई है, लेकिन फ़िक्र ना करो, अगर तुमने मेरी बहन को तलाक देकर मेरे पास पहुंचा दिया तो मैं भी तुम्हारी बहन को तलाक देकर तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। लेकिन याद रखना, बगैर छुए, हरगिज़ नहीं, मैं हरगिज़ मलाइका को तलाक नहीं दूंगा। तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारी बहन को अपने पास रखूँगा। मोइन सैफ ने दिलचस्पी से दोनों दूर बैठे फ़ाइट को पर्सनल नोयत पर जानते देखा था। यकीनन इन दोनों के दरमियान किसी चीज़ पर तनाज़ा था और वो चीज़ या इंसान एमएस को बहुत फ़ायदा देने वाला था। पूरे दिन इधर से उधर घूमते मलाइका शदीद बोर हो चुकी थी और अब तो जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा था वैसे वैसे इसकी जान निकलती जा रही थी। वो शिद्दत से अली खान के वापस आने की दुआ कर रही थी। तभी अंधेरे से बचने के लिए वो पूरे घर की लाइट्स जलाकर टीवी नॉच में मौजूद सोफे पर बैठ गई थी। दोनों घुटने सीने से लगाकर घुटनों के गिर्द बाजू बांध कर तकरीबन बैठ गई थी। तकरीबन 11 बज रहे थे। पूरे घर में सिर्फ टीवी की आवाज़ पहुंच रही थी। मलाइका को ऐसे बैठे थोड़ी देर गुजरी थी जब पूरे घर की लाइट चली गई। शायद शॉर्ट सर्किट हुआ था। मलाइका की तो चीख ही निकल गई थी। वो घुटनों में मुंह देकर ऊंचा ऊंचा रोने लगी थी। बहराम की बात से अली खान काफ़ी डिस्टर्ब हुआ था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि बरसा बहराम के पास है और किसी ने इसे बताया ही नहीं, और बहराम ने इसे निकाह भी कर लिया है। तकरीबन 1 घंटे सड़कों पर गाड़ी घुमाने के बाद अली खान घर पहुंचा तो पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। वो काफ़ी हैरान हुआ। गाड़ी पोर्च में खड़ी करके वो मेन गेट खोल कर अंदर आया तो मलाइका को आवाज़ दी थी। मलाइका जो डर के मारे सोफे पर दबड़ कर बैठी थी, अली खान की आवाज़ पर तेज़ी से उठकर इसकी तरफ भागी और इसे लिपट कर धाड़े मार कर रोने लगी। अली खान जहाँ मलाइका की हालत देखकर हैरान हुआ, वहीं इसका नरम गरम लम्स महसूस करके इसका दिल धड़का था। मलाइका क्या हुआ, चुप कर जाओ, अली ने नरमी से इसकी कमर से लाई थी। नहीं, मुझे बचा ले, अंधेरा हो रहा है, मेरा सांस घुट रहा है। कुछ नहीं हो रहा, देखो अभी लाइट आ जाएगी, अली खान ने कहा। तभी लाइट आ गई थी। देखो लाइट आ गई, आ जाओ पानी पियो।
अली पानी से लिए किचन की तरफ बढ़ा था। पानी पिलाकर वो इसे रूम में ले आया था। लाइट और लाकर बेड पर लिटाकर कंबल अच्छे से इसके ऊपर डाल दिया। आप भी आ जाएं। मलाइका ने अली का बाजू पकड़ कर कहा। वो बकरे बकरे से हिचकियाँ ले रही थी। हाँ तुम लेटो, मैं भी आ रहा हूँ। अली ने मलाइका से अपना बाजू छुड़वाया। शर्ट उतार कर खुद भी बेड की दूसरी तरफ लेट गया। वो आस्ते आस्ते मलाइका की बालों में उंगलियां चलाने लगा तो वो पुरसकून हो गई थी। मारिया, ये इनकी ड्रिंक में मिलाकर इसे पिला देना। इससे मालूम करने की कोशिश करना कि इसका और अली का किस बात पे झगड़ा हुआ है। एक मर्तबा मुझे पता चल जाए तो देखना मैं कैसे इन्हें दिखने का नाच नचाता हूँ। एमएस ने मारिया को हिदायत दी तो वो सर हिलाकर काउंटर की तरफ बढ़ गई थी। टू ग्लास ग्लास 2 ग्लासेस रेड वाइन प्लीज़। मारिया के कहने पर वेटर ने 2 ग्लास उठा के इसे दिए तो एक ग्लास में मारिया ने वो पुड़िया मिलाई थी और दूसरी ग्लास में उठाकर सोफ़ा की तरफ बढ़ गई थी जहाँ बेराम बैठा था। मारिया ने मुस्कुराकर वो गिलास बेराम के सामने पेश किया तो बेराम ने भी मुस्कुराकर गिलास इसके हाथ से ले लिया। एक नज़र इस पर डाली। जदीद फैशन के फिटिंग वाले कपड़े जिसके ऊपर नीचे सब कुछ गायब था। बेराम ने वो गिलास मुँह से लगाकर एक घूंट में भरा और आस्ता आस्ता पूरा गिलास खाली कर दिया। अच्छा थोड़ा एंजॉय करते हैं। मारिया मायनी खेजी से कहकर प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ी थी। बेराम भी साथ था। कमरे के अंदर जाकर मारिया ने दरवाजे को बंद किया था और बेराम की तरफ बढ़ी और इसका हल्का सा धक्का दिया तो बेराम पीछे बेड पर गिर गया था। बेराम इस वक्त फुल नशे में लग रहा था। मारिया ने प्यार से इसकी शर्ट उतारी तो बेराम ने कुछ खास मज़ाहमत नहीं की थी। खैरियत तो है, आज तुम्हारे लिए इरफान के साथ फाइट इतनी पर्सनल नोयत की क्यों हो रही थी? उससे एक जुमले से ही बेराम को अपना जवाब मिल चुका था। वो जो इस पर झुक रही थी। बेराम ने एक बाजू से इसे झटके से पीछे किया और दूसरे हाथ से इसकी गर्दन पर छोटा सा नुकीला चाकू रखा था। मैं क्यों बताऊं? बेराम ने एक आंख मारी और इसे कुछ समझने का मौका दिए बगैर चाकू इसकी गर्दन पर चला दिया। इस कमरे की एक खिड़की हवेली की बैक पर खुलती थी। बेराम ने इससे नीचे जंप मारी तो बहुत बुरी तरह लड़खड़ा गया था। बेराम को यकीन हो गया था कि मारिया ने ड्रिंक में कुछ मिलाया है, वरना वो जितना भी ड्रिंक कर लेता इसके दिमाग पर नहीं चढ़ती थी। बेराम ने कॉल करके यास को बुला लिया था। इस हारे में ड्राइव करना खतरे से खाली नहीं था। गाड़ी घर पहुंची तो वो घर के अंदर दाखिल हुआ था। कमरे का दरवाज़ा खुला तो सामने ही बेड पर वो लेटी हुई थी। वो भी लड़खड़ा कर ब्रीसा के बेड पर गिरा तो हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। जंजला जंजला आ गया क्या? हमें भैया के पास ले जाए कोई। शायद वो बहुत ज़्यादा ही नींद में थी तभी इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। ये बेराम की सोच थी। कोई जंजला नहीं आया। सो जा। नशे की वजह से इसकी आवाज़ और आंखें दोनों बाली थी। ओ लेकिन आप हैं कौन और यहाँ क्यों सो रहे हैं? बेराम हूँ मैं और अब चुप करके सो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन हमें भैया के पास जाना है। जब काफ़ी देर तक कोई जवाब ना आया तो इसने बेराम को देखा जो सो गया था। वो भी कंधे उचकाकर कमल में धपक गई थी। 2 माह गुजर गए थे। इस दौरान बहुत से मौक़ा ऐसे आए थे जिनमें वो भाग सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों भागने का दिल ही नहीं करता था। जिस रात वो डरी थी इस दिन भी ऐसा ही हुआ था। भागने के कितने मौके थे लेकिन वो भागी नहीं थी। फिर खुद ही ये सोच कर तसल्ली दी कि चलो बेराम आके ले जाएगा और वैसे भी यहाँ से भाग कर जाएगी कहाँ। वर्षा का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वो खुद से तो खैर भागने का सोच भी नहीं सकती थी। इस रात के बाद से बेराम सुबह उठकर घर से निकल जाता और रात में वापस आता था तो सुबह सुबह तो बेराम को यही लगता था कि वो सो रही है, इसलिए वो खामोशी से तैयार होकर निकल जाता। लेकिन दरहकीकत वर्षा जाग रही होती थी। कम्फर्ट के कोने से इसे देखती रहती थी और इसे बहुत प्यारा और अपना अपना सा लगता था। मिलना है मुझे तुमसे। अलीस अफान ने बेराम को कॉल की थी। ऑफिस आ जाओ। सुनने से दर्द अंदाज में सुनते ही दर्द अंदाज में जवाब आया था। शाम 4 बजे कहकर अली खान ने टक से कॉल बंद कर दी थी। बोलो क्या काम है? बेराम ने सर्द आवाज़ में इसका इस्तकबाल किया तो अली खान इसके सामने बैठ गया। सुना है तुम एमएस के खिलाफ काम कर रहे हो? सही सुना है। मेरे पास एक प्लान है। ओह, और वो तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि इसके बाद तो मेरी बहन को मेरे हवाले कर दोगे। ठीक है। अली खान आज फ्लाइट के लिए आया था लेकिन वापसी में से काफ़ी देर हो गई थी। हर तरफ गहरा सन्नाटा था कि अचानक इसकी गाड़ी बंद हो गई। वो गाड़ी से बाहर निकल आया ताकि देखे कि क्या हुआ है। अभी वो बोर्ड पर झुका ही था कि कोई चीज़ पूरी शिद्दत से इसके सर पर लगी। ज़ख्म काफ़ी गहरा था। तभी वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो खुद को एक हालनुमा कमरे में जंजीरों में बंधा हुआ पाया। कमरे के ऊपर वाले 2 मुखालिफ कोनों से काफ़ी लंबी जंजीरें लटका के से इसके हाथों को बांधा गया था, नीचे से पाँव को भी। ऐसे कि इसके हाथ हवा में मोलिक थे और शर्ट भी गायब थी। तभी कोई दरवाज़ा खोलकर दाखिल हुआ था। क्या हाल है? उम्मीद है काफ़ी इंजॉय कर रहे होगे। मोइन सैफ कमरे में दाखिल हुआ था। मुझे क्यों लाए हो यहाँ? ओके, तुम काम की बात पर आना चाहते हो तो ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो।
कि आज से मुझे जो भी शीप्स अपने काम के लिए चाहिए होगी वो तुम मुझे दोगे बतौर पार्टनर। एमएस ने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर अली के सामने किया था। हरगिज़ नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब दोबारा कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे इस घटिया प्लान में हरगिज़ तुम्हारा साथ नहीं दूँगा। अली ने सर्द अंदाज में कहा था और रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। तो भी ठीक है, तुम्हारी मेहमान नवाज़ी करते हैं। नवाज़ यस सर, लाओ भी नवाज़ इसकी मेहमान नवाज़ी का सामान। तो आखिर को हम भी तो शर्फ हासिल करें। नवाज़ ने एमएस को एक कोड़ा पकड़ाया। मोइन अली उर्फ इरफान के पीछे गया और पूरी कुव्वत से वो कोड़ा अली इरफान की कमर पर दे मारा था। इरफान ने दर्द की शिद्दत से लब पीछे तकरीबन 4 से 5 बार कोड़ा मारा, जिससे इसकी जिल्द शदीद मुतासिर हुई थी। ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझे बताओगे कि तुम किसके साथ मिलकर काम कर रहे हो और ये शिप कब रवाना होगी? ओह चलो ठीक है, मैं तुम्हें ये बता दूंगा, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। ठीक है, लाओ। तकलीफ को बर्दाश्त करते उसने हमें भर दी थी। एमएस ने नवाज़ को इशारा किया तो उसने आगे बढ़कर एक हाथ की जंजीर खोल दी थी। अली खान के साइन करने के बाद नवाज़ ने इसका हाथ फिर से बांध दिया था। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे बाप, चचा और दादा मेरे इस डील के पार्टनर हैं। हम आज रात को मीटिंग करके सब फाइनल करेंगे और परसों तुम्हारी यानी कि हमारी शिप सवाना होंगी। एमएस अली अफान को सकते में छोड़कर बाहर निकल गया था। सोच भी नहीं सकता था कि इसके बाप दादा ही ऐसे कामों में मुलव्विस हो सकते हैं। शाम के साए फैल चुके थे जब बहराम अपने साथियों के साथ खुफिया तरीके से मोइन के बंगले में दाखिल हुआ था। रास्ते में जो आता गया उसे मारता जाता था। खबर के मुताबिक बहराम ने याज को ऊपर भेजा और खुद अपने साथियों के साथ नीचे आ गया था। नीचे बेसमेंट में मोइन और अपने बाप और दादा मौजूद थे। बहराम को बिल्कुल भी हैरत ना हुई थी, इसे पहले ही पता था। वह चारों बहुत मज़े से बैठे बातों में मसरूफ़ थे। अचानक बहुत बुरी तरह भूख लगी जब हर जानिब से इनको आन घेरा था। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? एमएस ने हैरानगी से बहराम को देखा था। जिस कैदी को तुमने नीचे बांध रखा है, इस कैदी ने हम तक ये खबर पहुंचाई है। अली अफान में से छोड़ूंगा नहीं। एमएस गुस्से से चीखा था। आराम से प्लीज़, अपना मामला बाद में निबड़ लेना, पहले यहाँ से तो बच के निकलो। बहराम बेटे, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम इतने बुरे तो नहीं हो कि अपने बाप को पुलिस के हवाले कर दो। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद यासिर शाह की आवाज़ गूंजी थी। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं इतना बुरा बिल्कुल भी नहीं हूँ कि अपने बाप को पुलिस के हवाले कर दूँ, बल्कि मैं अपने इस नाम के बाप के सीने में खुद गोली उतारूंगा। बहराम ने कहकर बंदूक यासिर शाह की तरफ की और ट्रिगर दबा दिया था। ठा की आवाज़ के साथ गोली यासिर शाह के सीने में लगी थी और साथ ही बहराम की आंखों के किनारे से आंसू निकलकर बेमोल हो गया था। बाकी तीनों की टांग पर एक एक गोली मारी थी। मुनीर, इन्हें ले जाओ और एसीपी शाहनवाज के हवाले कर दो। बहराम हुक्म देकर बाहर निकल गया था। इसे एसीपी शाहनवाज के बारे में ये बात मशहूर थी कि जो मुजरिम हम एक दफ़ा इनके हाथ लग जाता है वो बचकर नहीं जा सकता। बहराम के बेसमेंट में जाने के बाद अयाज ऊपर आ गया था। वहाँ खड़े गार्ड्स का खामोशी से काम तमाम करने के बाद अली अफान के पास आया था। अली अफान नहीं बेहोश था। जल्दी जल्दी इसकी हथकड़ियाँ खोलकर उसे लेकर तेज़ी से नीचे बढ़ा था। अगर कोई इन्हें देख लेता तो अयाज के लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता। वो पीछे वाले रास्ते से अली अफान को लेकर बाहर निकला था और इसे ले जाकर गाड़ी में बिठाया। साथ ही एक चादर इसके कंधों पर डाल दी थी। गाड़ी मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई अली अफान के बंगले पर पहुंची। यास ने सारा देखकर अली अफान को उतारा और गार्ड को आवाज़ दी थी, तुम सर को अंदर लेकर जाओ, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। इस वक्त वापस जाना अशद ज़रूरी था। तो पहले वो अली अफान को देखता। गार्ड अली को सारा देकर अंदर ले गए। मलाइका शायद कमरे में थी। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर अली अफान ने गार्ड को इशारा किया तो वो वापस चला गया। अली अफान लड़खड़ा कर कमरे में दाखिल हुआ और पेट के बल बेड पर गिर गया था। चादर बाहर कहीं गिर गई थी। तकलीफ की शिद्दत इस कदर थी कि बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मलाइका वॉशरूम से बाहर आई तो अफान की पीठ देखकर इसकी चीख निकली थी। ये क्या हुआ? तेज़ी से आगे बढ़ी। आंसू खुद ब खुद आंखों से जारी हुए थे। अली अफान की कमर की जिल्द बुरी तरह ढेर हो गई थी। मलाइका ने हाथ लगाना चाहा तो तकलीफ से अली अफान की कराह निकली थी। मत छेड़ो, अली अफान ने तकलीफ से कहा था। मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। मलाइका ने अली अफान का मोबाइल उठाया तो इसे समझ नहीं आया कि किसे कॉल करे। इसने कॉल हिस्ट्री खोली तो सामने बहराम का नंबर था। इसने जल्दी से कॉल मिलाई थी। भैया, वो अफान को कुछ हो गया है, आप आ जाए प्लीज़। बहराम ने फ़ोन उठाया तो मलाइका की हिचकियाँ बंद हो गई थी। मैं आ रहा हूँ। तकरीबन 10 मिनट बाद बहराम कमरे में दाखिल हुआ। साथ ही अयाज और एक डॉक्टर भी था। भैया, वो मलाइका तेज़ी से आगे बढ़ी। बहराम के गले लगी थी। अली अफान की तकलीफ और इतने अरसे की दूरी थी कि वो हिचकियों से रोने लगी। डॉक्टर ने आगे बढ़कर जख्म का मुआयना किया, फिर दवा लगाकर इंजेक्शन दिया। तकलीफ की शिद्दत ज़रा कम होते इससे ज़रा होश आया था। इसके जिस्म में एक चिप लगी थी जिससे बहराम को सब मालूम हुआ था और यही इनका प्लान था। तुम्हारा बहराम से किस तरह शुक्रिया नहीं बोला जा रहा था। तभी अली खान ने इसकी मुश्किल आसान कर दी। कोई बात नहीं,
मुझे मालूम था मेरे पीछे क्या हो रहा है, तभी मैं बरसात को लेने नहीं आया था कि ये सब हल हो जाएगा फिर भी। अच्छा फिर ठीक है, मैं अपनी बहन को ले जा रहा हूँ, तो हफ़्ते बाद अपनी बीवी की रुखसती करूँगा। अच्छा बस ठीक है, मैं अपनी बहन को ले जा रहा हूँ, 2 हफ़्ते बाद अपनी बहन बीवी की रुखसती करूँगा। ख़त्म शुद। अच्छा जी, ये था नॉवल सरापा मोहब्बत हो तुम, और इसकी राइटर पता नहीं कौन है, नाम तो नहीं लिखा हुआ। ख़ैर अगर मुझे नाम इसका पता चलता है तो लास्ट पे मैं अलग से लिख दूँगी। और नॉवल कैसा था ये तो आप लोगों को पढ़ के पता चल गया होगा कि मेरे कमेंट देने या ना देने से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस पे कोई कमेंट करना भी नहीं चाहती। काफ़ी जगह पे मुझे लगा कि नावल हाँ अच्छा जा रहा है, मतलब अच्छा जा रहा है, और काफ़ी जगह पे लगा कि ये क्या लिखा है, मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग। खैर आप लोग पढ़ के बताइएगा कि नावल किस तरह का है। अगर ये मज़ीद डिटेल में लिखा जाता तो मेरे ख़्याल से ये बेस्ट नावल होता, बहुत अच्छा नावल था अगर ये मज़ीद डिटेल में लिखा जाता तो। वैसे भी अच्छा ही है, खैर जो भी है। तो मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए, और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों को, आप सबको, अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आप लोगों की हर जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। तो मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।